Hello students. So in this class we are going to talk about multi-stage amplifiers. Now before starting multi-stage amplifier we need to discuss about amplifier, right? So first of all let's try to understand what is amplifier. Okay. So सबसे पहले देखते हैं amplifier क्या होता है. आप लोगों ने ये फर्स्ट ईयर में करा होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो इसको ऑलरेडी जो हमने कॉमन एमिटर सर्किट देखा है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में सी कॉन्फ़िगरेशन में हमने देखा कि सी जो कॉन्फ़िगरेशन था उसमें जो आपका बीजेटी होता है वो कैसे बिहेव करता है. सी कॉन्फ़िगरेशन में जो बीजेटी होता है वो एम्पलीफायर जैसा बिहेव करता है. ओके, सी कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन. ओके, अब देखो अब बेसिकली हमको अगर एम्पलीफायर जानना है तो एम्पलीफायर करता क्या है. सबसे पहले ये देखो, तो एम्पलीफायर अगर सपोज करो कोई ब्लॉक है हमारा, ठीक है, ये सपोज करो हमारा कोई ब्लॉक है, ओके, और इसके अंदर एम्पलीफायर का सर्किट है और इसको हम दे रहे हैं इनपुट ए, वी इन इनपुट दे रहे हैं. अगर मान लो सपोज करो वी इन इनपुट दिया हमने इसको, और जो आउटपुट हमारा मिल रहा है ये सपोज करो वी नॉट है. ओके, और इसके अंदर हमारा क्या रखा हुआ है, इसके अंदर रखा हुआ है हमारा एम्पलीफायर. ओके, एम्पलीफायर रखा हुआ है और सपोज करो इसका गेन है ए, जो वोल्टेज गेन है इस पर्टिकुलर एम्पलीफायर का वो है ए. तो अगर हमको इसका इक्वेशन लिखना हो, आउटपुट और इनपुट में रिलेशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे, वी नॉट जो होगा वो सिंपली क्या हो जाएगा, ए टाइम्स वी इन. ओके, मतलब ये सर्किट क्या कर रहा होगा बेसिकली, वी नॉट में वी नॉट क्या हो रहा होगा, वी इन में सिंपली ए से मल्टीप्लाई हो जा रहा होगा. ओके, अब अगर हम वी नॉट और वी इन को प्लॉट करें सपोज करो, ठीक है, ये जो आपका अगर सपोज करो इसको अगर हम एक ग्राफ पेपर पे प्लॉट करें, वी नॉट इक्वल्स टू ए वी इन, ठीक है, तो ये कैसे दिखेगा आपको पता है ना. ये इक्वेशन आप सिंपल जानते हो कि y इक्वल्स टू एम एक्स, मैथ्स में पढ़ा होगा, सिंपल हाई स्कूल 9 से पढ़ते आ रहे होगे. ओके, तो y इक्वल्स टू एम एक्स का अगर इक्वेशन को अगर आपको ड्रॉ करना है तो कैसे दिखेगा ये इक्वेशन, ये दिखता है आपको ऐसे, ये आपका एक्स एक्सिस होता है और ये हमारा वाई एक्सिस सपोज करा, और y इक्वल्स टू एम एक्स कैसे दिखेगा, ये सिंपली ऑरिजिन से होके जाएगा. ओके, ये जो लाइन है ना ये क्या इंडिकेट करेगा, y इक्वल्स टू एम एक्स, और इसका स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप जो होगा वो क्या हो रहा होगा, सिंपली m. ओके, स्लोप हो रहा होगा m. ऐसे ही अगर इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, फर्स्ट वाली इक्वेशन को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, अगर हमको फर्स्ट वाले इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है ऐसे ही इसी फॉर्म में, तो सिंपली आप क्या करोगे, ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा वी ओ या फिर वी आउट या फिर वी जो आउटपुट वोल्टेज, और ये हमारा सिंपल क्या हो जाएगा, वी इन हो जाएगा इनपुट वोल्टेज, और जो लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही होगी ये वाली लाइन, ओके, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी, वी नॉट इक्वल्स टू ए टाइम्स वी इन. ओके, अब यहाँ पे जो स्लोप हो रहा होगा वो क्या होगा, सिंपली ए हो जाएगा, और ये क्या है हमारा गेन है, किसका गेन है, एम्पलीफायर का गेन है. ओके, तो एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. तो अगर यहाँ से हमको वोल्टेज गेन डिफाइन करना हो इस पर्टिकुलर इक्वेशन से, तो यहाँ से अगर हमको वोल्टेज गेन डिफाइन करना हो तो क्या होगा, सिंपली ए इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन वी इन आ जाएगा. सिंपल, ये हमारा क्या हो गया, वोल्टेज गेन हो गया, किसका, इस पर्टिकुलर एम्पलीफायर का. ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारी बात समझ में आ गई. अब नेक्स्ट चलते हैं हम कि अच्छा इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ना कि देखो एम्पलीफायर जब भी होगा ना वो हमेशा क्या होगा, लीनियर होगा. ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, लीनियर एम्पलीफायर होगा ये. ठीक है, ये लीनियर क्यों हो रहा है, देखो आप ये जो लाइन का जो इक्वेशन है तो लीनियरिटी रिप्रेजेंट करता है ना, y इक्वल्स टू एम एक्स. देखो ऑरिजिन से होके जा रहा है और ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है. तो ये जो लाइन जो है ऑरिजिन से पास हो रही है जिसका स्लोप m है, तो ये हमारा क्या इंडिकेट करता है, लिनियरिटी इंडिकेट करता है. तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जो एम्पलीफायर होगा ना, ये एम्पलीफायर की कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, लिनियरिटी है. ठीक है ना, तो ये हमेशा ये आपको ध्यान में रखना है. ओके, अगर नॉन लीनियर होता तो फिर ये इक्वेशन वैलिड नहीं होता. ये वाला जो हमारा इक्वेशन है वी नॉट इक्वल्स टू ए टाइम्स वी इन, किसके लिए वैलिड है, लिनियरिटी प्रॉपर्टी के लिए. ओके, अगर नॉन लीनियर होगा तो ये वैलिड नहीं होगा. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. तो बेसिकली देखो एम्पलीफायर क्या करेगा, सिग्नल के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा. अगर हम वोल्टेज एम्पलीफायर की बात करें तो वोल्टेज एम्पलीफायर क्या करेगा, जो भी आउटपुट वोल्टेज होगा
उसको इनपुट वोल्टेज के कंपेरेटिवली इंक्रीज करके शो करेगा, इंक्रीज कर देगा बेसिकली। ओके, तो ये हमारा बेसिक प्रॉपर्टी है एम्पलीफायर की। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, एक काम करते हैं ना, इसको हम प्रैक्टिकली एक बार देख लेते हैं। मेरे पास मल्टीसिम है। मल्टीसिम एक सिमुलेटिंग सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में हम लोग कभी बाद में बात करेंगे। अभी हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे एम्पलीफायर में इनपुट देंगे और आउटपुट में कैसे रिलेशन होता है। ठीक है, तो मैं आपको ओपन कर रहा हूँ मल्टीसिम। ओके, तो ये हमारा रहा मल्टीसिम। तो इसमें हम एक सर्किट बनाते हैं। वेट, तो हम सर्किट विजार्ड में जाके यहाँ पे सपोज करा हमने एक एम्पलीफायर ले लिया। ये बना बनाया सर्किट है, हम इसको ले रहे हैं, उठा रहे हैं। ठीक है, अभी देखो ये सर्किट है ना, ये कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। देखो आपने देखा होगा ऐसी सर्किट, बहुत बारी आपने बुक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये हमारा कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन सर्किट है। ये एम्पलीफायर जैसा बिहेव करेगा। क्यों बिहेव करेगा? बेसिकली ये एक्टिव रीजन में वर्क कर रहा होगा, और एक्टिव रीजन में वर्क करने के लिए इसमें क्या है, बाइसिंग रेजिस्टेंसेस हैं, उसके थ्रू इसको हम लोग एक्टिव रीजन में वर्क करा रहे होंगे। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन जब एक्टिव रीजन में वर्क करता है तो बेसिकली वो कैसे बिहेव करता है, एज एन एम्पलीफायर बिहेव करता है। ये आपको पता होगा। ठीक है ना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से। अब हमको क्या करना है, बेसिकली इसमें देखना है कि एम्पलीफाई कैसे हो रहा है सिग्नल। तो सबसे पहले देखो हमारा सर्किट तो रेडी है। अब हमको क्या करना है कि इसमें हमको कोई भी चीज़ है, कोई भी सिग्नल देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, CRO यूज़ करते हैं। CRO का मतलब कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो हम CRO का यूज़ करेंगे, और CRO हमारे पास इसमें अवेलेबल है। देखो यहाँ पे ऑसिलोस्कोप अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे ऑसिलोस्कोप लगाते हैं। अब हमको क्या करना है, हमको देखना है, इनपुट भी देखना है और आउटपुट भी देखना है। ठीक है, तभी तो हमको दिखेगा ना कि एम्पलीफाई हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम देखो इनपुट लगाने के लिए, इनपुट से कनेक्ट करने के लिए हम देखो इसमें दो चैनल है, चैनल A चैनल B। तो चैनल A पे हम सिंपली क्या कर देंगे, इनपुट को कनेक्ट कर देंगे। तो इनपुट हमारा कहाँ पे है, देखो इनपुट हमारा यहाँ पे है, तो सिंपली हम इनपुट को यहाँ से कनेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो इसका चैनल A का टर्मिनल है, ये ग्राउंड से कनेक्ट होगा। हमेशा देखो रेफरेंस जरूरी है, तो हमेशा जो इनपुट देते हैं ना वो कैसे होगा, एक तो मेन टर्मिनल होगा, एक ग्राउंड टर्मिनल होगा रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो हमने क्या करा, इनपुट के एक को मैंने मेन टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया इनपुट साइड के, और दूसरा ग्राउंड सब में कॉमन है। देखो नीचे ग्राउंड सब में कॉमन है, तो चाहे मैं यहाँ से कनेक्ट करूँ चाहे यहाँ से कनेक्ट करूँ, बात बराबर है। ओके, ऐसे ही हमको क्या करना है, आउटपुट देखना है। तो आउटपुट में हम आउटपुट देखेंगे B चैनल पे। तो B चैनल के लिए हमने क्या करा, यहाँ से ऐसे इनपुट दे दिया। ठीक है, सॉरी, आउटपुट देखने के लिए हमने क्या करा, ये आउटपुट हम किसके अक्रॉस ले रहे हैं, R1 के अक्रॉस ले रहे हैं, जो R1 है ये वाला रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हम आउटपुट के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके जो दूसरे टर्मिनल है इसको ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। ग्राउंड से कनेक्ट करने के लिए अगेन हम जो कॉमन ग्राउंड है सबका, उसी से हम लोग इसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा सर्किट रेडी हो गया। ठीक है, अब इस सर्किट रेडी हो गया। अब इसमें मैं कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दे रहा हूँ अपने कन्वीनियंस के लिए। तो इसमें हम सपोज करें, इसको हम लिख दे रहे हैं 100। ओके, और इसको हम कर दे रहे हैं 1.2K कर दे रहे हैं। ठीक है, ओके, तो ये हमारा सर्किट है। अब हमको क्या करना है, देखो हमने क्या करा, CRO अटैच कर दिया। अब हमको बोथ इनपुट और आउटपुट दोनों शो होगा। किस पे शो होगा, CRO पे शो होगा। तो ये आपका CRO का डिस्प्ले है। अभी अब डिस्प्ले पे कुछ नहीं आया, अभी आएगा थोड़ी देर में, जब इसको हम सर्किट को रन करेंगे। तो सर्किट रन करने के लिए हम सिंपली ये बटन प्रेस कर रहे हैं। अब हमारा सर्किट रन करने लगा। अब हम चलेंगे CRO पे। ठीक है, अब CRO पे हमने ये शो करा। ठीक है, अब हमारा, अब देखो क्या होता है कि हमको ये CRO स्केल नहीं है प्रॉपर, तो इसको स्केलिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये जो है ना, इसको हम लोग, ठीक है, ये हमारा 20 मिलीवोल्ट हमने करा है इसको, वेट 20 मिलीवोल्ट पे। ये हमारा चैनल A है। चैनल A का मतलब इनपुट सिग्नल है। ठीक है, और हमको क्या करना है, इस इनपुट को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दें। तो ऊपर शिफ्ट करने के लिए हमको ऐसे, हमने इसको ऐसे ऊपर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारा चैनल A ऊपर गया। ठीक है, चैनल A का मतलब इनपुट सिग्नल है ऊपर वाला। अब देखो आउटपुट सिग्नल हमको देखना है, तो उसको भी उसी रेंज में लाना पड़ेगा। देखो मिली वोल्ट रेंज में है, तो मिली वोल्ट रेंज में लाने के लिए हम देखो क्या रहे हैं, देखो अब दोनों आ गया। दोनों का सेम आप मैच करोगे तभी आपको क्लियर दिखेगा कि एम्पलीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमारा ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला भाई साहब है आपका इनपुट सिग्नल, और नीचे वाला क्या है, आउटपुट सिग्नल। इसको हम क्या करते हैं, सिंगल शॉट के लिए, मतलब केवल एक ही स्क्रीन है, बार बार वो चेंज ना हो, तो इसके लिए हम फिक्स कर दे रहे हैं सिंगल, आपको एक ही दिखेगा। और बेटर क्लैरिटी के लिए हम इसको रिवर्स कर दे रहे हैं। देखो अब बेसिकली, और इसमें हम फ्रीक्वेंसी भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसके सॉरी, जो आपका इसका टाइम एक्सेस है, ठीक है ना, तो आपको इसको थोड़ा सा वैसे देखना होगा। ठीक है, अब देखो क्लियर दिख रहा है। जो ऊपर वाला सिग्नल है ये क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इनपुट सिग्नल रिप्रेजेंट कर रहा है। नीचे वाला सिग्नल है आउटपुट सिग्नल कर रहा है। देखो ऑब्वियसली क्या है, इंक्रीज हो रहा है ना इसका वोल्टेज। जो आउटपुट सिग्नल है
ये जो आउटपुट सिग्नल है इसका वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, पीक टू पीक वोल्टेज देखो इस पीक से लेके इस पीक तक का ये इंक्रीज है ना, इंक्रीज है इसके कंपेरेटिवली, ठीक है। एक चीज़ में ध्यान से देखो कि जब इसको अगर मैं नीचे कर दूं, सपोज करो इनपुट को मैं इधर नीचे लाऊं, ठीक है, ये देखो हमारा इनपुट है, जब इनपुट पॉजिटिव है उस केस में आउटपुट क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या इंडिकेट करता है, जब इनपुट पॉजिटिव है तो आउटपुट निगेटिव हो रहा है, इंडिकेट करता है कि जो इनपुट और आउटपुट में फेज डिफरेंस कितना है, 180 डिग्री है, ठीक है। ये ध्यान हमेशा रखना है आपको। तो जो हमने ये प्लॉट बनाया है ना, कहाँ गया प्लॉट हमारा, ये हमारा प्लॉट है जो हमने ये प्लॉट बनाया था, ठीक है। तो ये बेसिकली मॉड ऑफ वी नॉट है, मतलब इसका आप क्या लोगे, मॉड लोगे। मॉड का मतलब क्या है, ये केवल पॉजिटिव नंबर ही होगा, मॉड ऑफ वी इन। तो जो हम ए बेसिकली डिफाइन करते हैं ना, ये मॉड में होता है, ठीक है ना, हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको, तभी ये ऐसा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा। अदरवाइज क्या हो रहा है, देखो कॉमन एमिटर सर्किट में क्या हो रहा था, देखो ये हमारा सर्किट था, कॉमन एमिटर सर्किट में जो आउटपुट होता है वो 180 डिग्री फेज डिफरेंस होता है आउटपुट और इनपुट के बीच में। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे जो यहाँ पे मिनिमम है, जहाँ पे आपका आउटपुट वहाँ पे इनपुट मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है। यानी 180 डिग्री फेज शिफ्ट है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं क्लियर होता तो एक दोबारा पूछ लेना उनसे, ठीक है। मतलब क्या है, इनपुट और आउटपुट में 180 डिग्री फेज शिफ्ट है, और दोनों आपका जो इनपुट और आउटपुट सिग्नल हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो एम्पलीफायर का काम आपको समझ में आ गया, क्या करता है, देखो सिग्नल के शेप में कोई चेंज नहीं होगा, शेप इन द सेंस सिग्नल जैसा आप इनपुट जैसा जिस कैरेक्टरिस्टिक्स का सिग्नल आपने इनपुट पे फीड किया है वैसे ही आउटपुट पे मिलेगा, प्रोवाइडेड उसमें क्या होगा, उसके एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपने वोल्टेज एम्पलीफायर लगाया हुआ है तो उसका वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज हो जाएगा, बस, ठीक है। तो ये हमारा एम्पलीफायर की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओके। अभी इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए हॉल्ट पे रखते हैं, इसको स्टॉप करते हैं सिमुलेशन को, फिर इस पे आएंगे थोड़ी देर बाद, ओके। इसको हम लोग बाद में समझेंगे कि कैसे हमने किया, कैसे ये सर्किट बना है, क्या है, ठीक है। ये आपको मैं डिटेल में बता दूंगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही एडवांस चीज़ है, इसके थ्रू ही सारा डिज़ाइन सर्किट होता है, ठीक है ना। आप पेन पेंसिल से डिज़ाइन नहीं करते हो, ठीक है, इसी के थ्रू होता है। अदर सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हम चलते हैं जहाँ पे हमने स्टॉप करा था। तो ये हमारा एम्पलीफायर समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर है ना, कौन सा एम्पलीफायर है, जो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर। अब सिंगल स्टेज एम्पलीफायर का मतलब क्या है, ऐसा एम्पलीफायर जिसमें कितना स्टेज हो, सिंगल स्टेज इन द सेंस कि सपोज कराइए हमारा एम्पलीफायर है, आपने यहाँ पे इनपुट दिया, ठीक है, ये हमारा गेन ए है, वोल्टेज गेन है सपोज करो, और यहाँ पे आपने वी आई इनपुट दिया, यहाँ पे आपको वी नॉट मिल गया, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि नॉर्मली जो वी आई होता है ना बहुत लो होता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में वी आई जो होता है ना, इसका जो एम्पलीट्यूड होता है ना बहुत लो होता है, वेरी लो, ठीक है ना, वेरी लो एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो हमको क्या है ना कि वी नॉट आप एक स्टेज से नहीं मिल सकता, मतलब अगर सिंगल स्टेज आपने लगाया तो ऐसा नहीं है कि वी नॉट पहली बार में ही, सपोज करो आपकी वी नॉट की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल के लिए मान लो वी नॉट की जो रिक्वायरमेंट है वो सपोज करो है 5 वोल्ट और इनपुट आपका आ रहा है 1 मिली वोल्ट, ओके, ठीक है। या फिर सपोज करो एग्जाम्पल इसकी जरूरत है 15 वोल्ट मान के चलो, ठीक है। अब 1 मिली वोल्ट इनपुट आ रहा है आपको, और आपको इनपुट मतलब आउटपुट कितना चाहिए, 15 वोल्ट चाहिए। तो ये सिंगल एम्पलीफायर स्टेज से पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं उसके लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं ना, कई सारे एम्पलीफायर्स को कनेक्ट कर देते हैं आपस में, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं, जब कई सारे एम्पलीफायर्स को कनेक्ट कर देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी स्टेज, उसको क्या बोला जाता है, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि जो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर होता है वो सफिशिएंट नहीं होता है लार्ज गेन के लिए, ठीक है ना। तो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर जो है नॉट सफिशिएंट फॉर लार्ज गेन एप्लीकेशंस, राइट। सो इसको आप लिख सकते हो कि नॉट सफिशिएंट फॉर लार्ज गेन एप्लीकेशंस। तो जब सफिशिएंट नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, कई सारे एम्पलीफायर्स को कनेक्ट करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं ना मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, ओके। अब मल्टी स्टेज जो एम्पलीफायर है ना, तो उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, हम बोलते हैं उसको कैस्केड, ठीक है ना, कैस्केड एम्पलीफायर,
एक अलग सा टर्म है इसके लिए, ठीक है ना। कैस्केडिंग का मतलब क्या होता है, इंटरकनेक्शन, राइट। अब जो देखो कैस्केडिंग करते कैसे हैं। अब कैस्केडिंग के लिए हम क्या करते हैं कि एक हमारा एम्पलीफायर स्टेज हुआ है, ठीक है, ये हमारा एम्पलीफायर स्टेज है सपोज करो, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे, दूसरे एम्पलीफायर स्टेज के साथ जोड़ देंगे, दूसरा एम्पलीफायर स्टेज हो गया। अब ऐसे ही हमारा तीसरा एम्पलीफायर स्टेज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा n नंबर ऑफ एम्पलीफायर स्टेज हो जाएंगे। सपोज करो ये हमारा nth एम्पलीफायर स्टेज है, ये आपका nth है। और सपोज करो ये हमारा V in आपने यहाँ पे दिया है, इसका गेन जो है फर्स्ट स्टेज का गेन जो है वो है A1, सेकेंड स्टेज का गेन है A2, थर्ड स्टेज का गेन है A3 और nth स्टेज जो है लास्ट वाला जो है nth स्टेज जो है उसका गेन AN है और यहाँ पे आपको फाइनली V0 मिल रहा है, ठीक है। अब देखो तो ऐसा सिस्टम हमको लगाना पड़ता है, कब लगाना पड़ता है, जब हमको लार्जर गेन की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। स्मॉल गेन के लिए तो ठीक है, एक स्टेज में आपको मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में, फॉर एग्जांपल सपोज करो कि कोई आपको बायोमेडिकल इक्विपमेंट बनाना है, जैसे मान लो कि ECG मशीन आपने देखा होगा, ठीक है, या फिर कोई भी मेडिकल वाली जो मशीन होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पल्सेस को सेंस करना है, ठीक है। अब उसका जो एम्पलीट्यूड होता है ना, जो आपको सिग्नल सेंस करके मिलता है, ठीक है, वो बहुत ही लो होता है, तो उसको आपको सिग्निफिकेंटली क्या करना पड़ता है, एम्पलीफाई करना पड़ता है। तो उसको आप सिंगल स्टेज से नहीं कर सकते, एक सिंगल स्टेज से आप नहीं कर सकते, तो क्या करते हो आप इसको मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के थ्रू एम्पलीफाई करते हो। तो क्या करेगा वो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, क्या करेगा, लार्जर गेन के लिए होता है, ठीक है। अब लार्जर गेन कैसे मिलेगा, देखो देखते हैं यहाँ पे। सपोज करा यहाँ पे हमारा Vin है, अब यहाँ का जो आउटपुट होगा ना, ये जो आउटपुट है इसके इनपुट में फीड हो रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे जो होगा वो क्या मिलेगा, यहाँ का आउटपुट क्या होगा, सिंपली ये हो जाएगा A1 टाइम्स Vin हो जाएगा। एग्री कर रहे हो ना, क्या होगा सिंपली यहाँ पे जैसे हमने लिखा V0, तो V0 इक्वल टू क्या आता है, 8 टाइम्स Vin आता है, यही आता है ना। अगर सपोज करो Vin है तो V0 इक्वल टू क्या आता है, 8 टाइम्स Vin। तो यहाँ का जो V0 होगा यहाँ पे जो मिलेगा आपके आउटपुट पे, वो क्या मिलेगा, A1 टाइम्स Vin मिलेगा। और यही चीज़ कहाँ फीड हो रही है, ये चली जा रही है इनपुट पे, किसके इनपुट पे, A2 के इनपुट पे, ठीक है ना। यानी A2 का इनपुट कितना हो गया, अभी A2 का इनपुट हो गया A1 टाइम्स Vin। तो यहाँ का आउटपुट कितना मिलेगा, ये मिलेगा तुम्हारा जो A1 टाइम्स Vin है वो इनपुट के जैसा बिहेव करेगा, किसके लिए, A2 के लिए। तो हमारे यहाँ का आउटपुट होगा क्या हो जाएगा, A1 टाइम्स और फिर A2 Vin हो जाएगा, ठीक है, यहाँ का। अब यही चीज कहाँ फीड हो रही है, A3 में फीड हो रही है, तो यहाँ का कितना आ जाएगा, A1 A2 A3 टाइम्स Vin आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। यही फर्दर आगे चलता जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और आउटपुट फाइनली आउटपुट क्या आएगा तुम्हारा, V0 इक्वल्स टू, तो फाइनली आ जाएगा V0 इक्वल्स टू A1 A2 A3 ऐसे करते हुए AN टाइम्स तक मल्टीप्लाई करते हुए इतना टाइम्स Vin आ जाएगा, ठीक है ना। ये इक्वेशन बनेगा आपका, क्लियर ना, ये कैसे आया। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि इस स्टेज का जो हमारा A1 स्टेज है, इसका जो आउटपुट है वो किसको फीड कर रहे हैं, हम A2 के इनपुट स्टेज को फीड कर रहे हैं। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कैस्केड बोलते हैं, कैस्केडिंग बोला जाता है, ठीक है ना। जब हम एक स्टेज का आउटपुट दूसरे स्टेज के इनपुट में फीड कर रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैस्केडिंग। ओके, ये जो कैस्केडिंग टर्म है ना, ये कैस्केड जो टर्म है हमारा, ये यहीं से आया है, ठीक है ना, इसी को हम लोग कैस्केडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हमने n नंबर ऑफ एम्पलीफायर्स को कनेक्ट कर दिया है तो उसका ओवरऑल आउटपुट कितना होगा, V0 इक्वल्स टू A1 A2 A3 टाइम्स ऐसे करके n नंबर ऑफ टाइम्स और टाइम्स Vin आ जाएगा। ओके, तो अगर मैं कहूँ कि इसका ओवरऑल गेन कितना होगा, ठीक है, अगर ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन का ओवरऑल गेन कितना होगा, तो ओवरऑल गेन निकालने के लिए लेट्स टॉक अबाउट द ओवरऑल गेन। सो ओवरऑल गेन, अब ओवरऑल गेन कितना होगा, इसको इंडिकेट करें सपोज करो A से, तो A इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, सिंपली V0 अपॉन Vin आएगा। देखो गेन हमेशा क्या होगा, आउटपुट जैसे वोल्टेज गेन की बात हो रही है तो हमेशा क्या होगा, V0 अपॉन Vin ही होगा। ओके, तो अब देखो इस वाले इक्वेशन में जो हमारा पहला वाला इक्वेशन था, इसमें ये जो हमारा इक्वेशन है, इसमें अगर V0 अपॉन Vin करेंगे तो क्या बचेगा, देखो ये हमारा V0 है और ये हमारा Vin है, तो इधर Vin आ जाएगा, तो हमारा V0 अपॉन Vin क्या बचेगा, A1 A2 A3 ऐसे ही करते हुए
ए एन। ओके, तो ओवरऑल गेन जो है फॉर एन स्टेज एम्पलीफायर ओवरऑल गेन, ठीक है ना, ये किस गेन की बात हो रही है, वोल्टेज गेन की बात हो रही है। वोल्टेज गेन की अगर मैं बात करूं तो कितना होगा, ए इक्वल्स टू A1 A2 A3 A4 ऐसे ही करते हुए n नंबर ऑफ टाइम्स जितना होगा सबको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ओवरऑल गेन आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज़, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं। अब फॉर एग्जांपल, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब बात करते हैं फॉर एग्जांपल अगर सपोज करा ये हमारा एम्पलीफायर है जिसका गेन है 10, दूसरा एम्पलीफायर है जिसका गेन है 12, ठीक है, ऐसे हमने दोनों को इंटरकनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारा एम्पलीफायर है, ठीक है, ये हमारा एम्पलीफायर 1 और ये हमारा है एम्पलीफायर 2। एक का गेन 10 है, 10 है और दूसरे का गेन 12 है। तो मैं पूछूं फाइंड ओवरऑल गेन, ओके, एक क्वेश्चन है फाइंड ओवरऑल गेन। तो इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा, अब इसका सोल्यूशन अगर हमको लिखना है तो सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन सिंपली हमको पता है कि जो ओवरऑल गेन होता है फॉर 2 स्टेज एम्पलीफायर, इसमें देखो क्या है, 2 ही स्टेज था, 2 ही स्टेज थे ना, देखो ये देखो कितने स्टेजेस हैं, 2 ही ब्लॉक हैं, यानी 2 स्टेजेस हैं। एक ब्लॉक हमारा ये है और दूसरा ब्लॉक हमारा ये है, तो कितने स्टेजेस हुए, 2 स्टेजेस हुए। ये कितने स्टेजेस के लिए इक्वेशन था, फॉर n स्टेजेस के लिए, ठीक है ना, n स्टेज एम्पलीफायर के लिए था ना, ये कितने के लिए था, n स्टेज एम्पलीफायर के लिए। तो यहाँ पे सिंपली n इक्वल्स टू 2 रख दो, तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, a1 टाइम्स a2 आ जाएगा, यही आएगा ना। देखो फॉर 2 स्टेज एम्पलीफायर जो a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a1 a2 आ जाएगा। तो ओवरऑल a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a1 की वैल्यू कितनी है 10 है और a2 की वैल्यू 12 है, तो 10 इंटू 12, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा 120, ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया, ओवरऑल गेन कितना आ गया 120 आ गया। ओके, ऐसे ही n नंबर ऑफ आप एम्पलीफायर्स को कैस्केड करके उसका गेन निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा जो वोल्टेज गेन है इस पर्टिकुलर उसका वो कितना आ गया 120 आ गया। ओके, अब देखो बेसिकली हो क्या रहा है, देखो पहले एम्पलीफायर का गेन कितना था, देखो इसमें इस एग्जाम्पल में देखो पहले एम्पलीफायर का गेन कितना है 10 है, ओके, और दूसरे एम्पलीफायर का गेन 12 है। लेकिन जब दूसरे दोनों को हम इंटरकनेक्ट कर रहे हैं, जो कैस्केड कर रहे हैं हम ऐसे, ठीक है ना, जो कैस्केडिंग हो रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है, गेन जो ओवरऑल गेन कितना हो जा रहा है 120 हो जा रहा है, देख रहे हो, मल्टीप्लाई हो जा रहा है, ज़्यादा होगा ना काफ़ी। तो कभी भी जब हमको हायर गेन की जरूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं कि एम्पलीफायर्स को इंटरकनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। इंटरकनेक्शन कैसे होता है कि हम आउटपुट को एक स्टेज की आउटपुट को दूसरे स्टेज के इनपुट में फीड करते हैं, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, कैस्केडिंग बोलते हैं। अब देखो इसको चीज़ को देखना है अगर प्रैक्टिकली, तो हम फिर से अपनी उस पर्टिकुलर सिमुलेशन पे चलते हैं। देखो ये हमारा सिमुलेशन था, हमने बनाया था। अगर सपोज करो ऐसी 2 स्टेजेस को हम इंटरकनेक्ट कर दें, ठीक है, 2 स्टेजेस को अगर हम सपोज करें ऐसे इंटरकनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो 2 स्टेजेस इंटरकनेक्ट है ना। अब अगर हम बात करें इसका, ठीक है, अगर हमको देखना है कि कितना एम्पलीफाई हुआ है, तो इसके लिए हम इसको रन करते हैं, ठीक है, ये देखो, ठीक है। अब देखो इसमें आप एम्पलीफिकेशन अगर आप देख रहे हो, एक चीज़ ध्यान दो इसमें कि इसमें जो इनपुट और आउटपुट का रिलेशन है, इसको अगर मैं नीचे करूं, वेट 10 तक ही रहे, इसको मैं अगर नीचे शिफ्ट कर दूं, इसको भी मैं यहीं पे, ठीक है। ये देखो आप दोनों आप लाइन देख पा रहे हो ना, यहाँ पे दोनों लाइन देखो। अब देखो ये दोनों लाइन ना एक जैसे, जहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है ना, दोनों एक साथ मैक्सिमम हो रहे हैं, दोनों और मिनिमम भी एक साथ हो रहे हैं, ठीक है। जबकि पहले वाले केस में ऐसा नहीं था, ठीक है ना। पहले वाले केस में क्या था, 180 डिग्री फेज शिफ्ट था,
लेकिन इस वाले केस में क्या हो रहा है, इस वाले केस में कितना फेज शिफ्ट, 0 फेज शिफ्ट है। देखो दोनों एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं, एक साथ एंड हो रहा है दोनों का, ठीक है। मतलब दोनों का मैक्सिमम एक साथ आ रहा है, मिनिमम भी एक साथ आ रहा है, ओके, दोनों का एक पॉइंट पे। और आप देख रहे हो ना कि अगर मैं इसका सिंगल स्टेज लेता ना तो गेन इतना नहीं होता, ठीक है ना। अगर मैं इसको अगर मैं ऊपर कर देता हूँ फिर से, ये हमारा क्या है, ऊपर जो जा रहा है इनपुट सिग्नल है, और जो ये नीचे वाला है हमारा, ये जो नीचे आ रहा है ये हमारा आउटपुट सिग्नल है, ओके। तो देखो आपका सिग्निफिकेंटली गेन इंप्रूव हुआ है इनपुट और आउटपुट के बीच में, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 2 टाइम्स से ज़्यादा ही दिख रहा है, 2 टाइम्स के आसपास ही दिख रहा है, ओके। तो इसको हम बताएंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं, गेन कितना है कैसे है, ठीक है। तो अगर सपोज करो सिंगल स्टेज होता तो इतना ज़्यादा आपको गेन नहीं मिलता, लेकिन आपको मल्टी स्टेज में देखो गेन, हमने 2 स्टेज कैलकुलेट किया तो गेन इंक्रीज हो गया है, ओके। गेन इंक्रीज होने के साथ साथ एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग हुई है कि दोनों क्या हो रहा है, दोनों का फेज सेम हो गया है, ओके। अभी फेज सेम क्यों हुआ है ये देखते हैं, ये आखिर रीज़न क्या है, ये आपको समझ में आ गया। मैंने क्या करा है, मैंने क्या किया, सिंपली दो, इसको स्टॉप करते हैं अभी। देखो दो, एक स्टेज हमारा ये है, ठीक है ना, एक स्टेज हमारा वेट, एक जो स्टेज है हमारा ये वाला स्टेज है, ठीक है, और दूसरा स्टेज ये है। दोनों को मैंने इंटरकनेक्ट कर दिया, ठीक है, दोनों को हमने क्या करा, इंटरकनेक्ट कर दिया, ठीक है ना, आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट कर दिया और फिर ओवरऑल गेन निकाला है, ओके। तो इसलिए आपको इतने डिफरेंस दिख रहा है। अब देखो हम क्या करते हैं, एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ यहाँ पे करते हैं हम लोग, वेट, अब मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली सर्किट थी, इसमें देखो सारे कॉन्फ़िगर, सारे वैल्यूज सेम रखते हैं, इसमें 2.4 हमने लिया है ना, तो इसको भी हम यहाँ पे वेट, यहाँ पे हम 2.4 कर देते हैं, यहाँ पे 2.4 के, ओके, ये हमारा हो गया। और बाकी का आई थिंक सारा चीज़ सेम है, 100 ओम और बाकी का सब सेम है, ओके। अब देखो, अब मैं इसको, इस सर्किट को रन कराऊँ, ठीक है। अब देखो इनपुट और आउटपुट देख रहे हो, वेट, अब इसमें आपको रेयरली कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा, देख रहे हो ना, बहुत कम गेन है इसका। मतलब क्या है, इनपुट और आउटपुट अप्रॉक्सीमेटली सेम ही आपको दिख रहे होंगे, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जैसे मैं इसको अगर सुपर इम्पोज करूँ एक दूसरे पे तो आपको क्लियर हो जाएगा पिक्चर, वेट, ठीक है, देख रहे हो बहुत कम गेन इंक्रीज हुआ, देख रहे हो ये वाला जो वोल्टेज है ना काफ़ी कम इसके कंपैरिजन में है, ठीक है। तो इसमें गेन है सिस्टम में बट कम है गेन, ठीक है। अब यही दो सिस्टम को अगर हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे थे तो क्या हो रहा था, गेन इंक्रीज हो रहा था। देखो सेम सिस्टम है, अगर हम दूसरे में कनेक्ट कर रहे थे, अभी इसको हम फिर से देखेंगे ये हो रहा था। अभी के लिए क्या देखना है फिर से हमको, कि अगर मैं देखो इनपुट और आउटपुट को एक साथ रखूँ तो देखो क्या हो रहा है कि ये देखो इसमें जो पॉजिटिव है ना, जब ये मैक्सिमम जा रहा है तो आउटपुट मिनिमम जा रहा है। जो हमारा ए वाला सिग्नल है इनपुट सिग्नल है, ठीक है, और ये वाला सिग्नल है आउटपुट सिग्नल है। अब देखो इसका जो मैक्सिमम है वो इनपुट के मिनिमम पे जा रहा है। मतलब क्या है, इन दोनों में 180 डिग्री फेज शिफ्ट है। ये हमारा क्या है, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर है। ऐसे ही अगर हम इसको स्टॉप करते हैं, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर पे जाएं, अगर इसमें अगर हम रन कराएं इस सर्किट को तो इसमें अलग सीन आ रहा है। देखो इसमें दोनों इनपुट और आउटपुट एक साथ मैक्सिमम हो रहे हैं। देखो इसका पीक और इसका पीक एक साथ आ रहा है, ठीक है ना, एक साथ मिनिमम भी हो रहे हैं। यानी क्या है कि 2 स्टेज एम्पलीफायर जो है, 2 स्टेज एम्पलीफायर है, उसका जो फेज डिफरेंस है वो 0 है, और जो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर है उसका फेज डिफरेंस 180 है, ओके। ये कैसे अभी हम लोग समझते हैं, ओके। एक और चीज़ कि उसका देखो गेन बहुत कम था, इसका गेन कंपैरेटिवली ज़्यादा है उससे, ठीक है। तो इससे क्या मतलब प्रूव हुआ कि जो हमारा, अगर हम कई सारे स्टेजेस को कैस्केड करते हैं तो गेन क्या होता है, इंक्रीज होता है। कितने, कैसे इंक्रीज होगा, अगर एक सिस्टम का गेन A1 है, दूसरे का गेन A2 है, तो हमारा जो ओवरऑल गेन होगा क्या होगा, A1 टाइम्स A2 होगा, ओके। वेट, इसको स्टॉप कर दें हम, ओके। सो अभी हम लोग आते हैं यहाँ पे। अब देखो हो क्या रहा था, हो ही रहा था, हम यहाँ से स्टार्ट करें, क्या हो रहा था, इसमें 2 पॉइंट्स ध्यान में रखते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि जो अगर सपोज करो ये हमारा एक एम्पलीफायर है, ठीक है ना, ये हमारा एक एम्पलीफायर है, ये हमारा Vin यहाँ पे दे रहे हैं, यहाँ पे हमारा V0 आ रहा है, ठीक है। ये हमारा एम्पलीफायर सपोज करो गेन ये है इसका। तो सपोज करो Vin जो है, Vin अगर हमारा ऐसे है तो जो V0 आ रहा है वो क्या आ रहा है, सिंगल स्टेज में ये कुछ ऐसे आ रहा है, आ रहा था ना, देखा ना आपने, एक का, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। ये बेसिकली क्या है, जब ये पॉजिटिव हो रहा है तब ये क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है उसी टाइम पे। जब ये निगेटिव हो रहा है तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, ओके। तो ये क्या हो रहा है, V0 और Vin में जो है ना वो कितने डिग्री का फेज शिफ्ट है, 180 डिग्री का, 180 डिग्री फेज शिफ्ट
फेज शिफ्ट, ठीक है ना, किसके किसके बीच में, वी नॉट और वीन के बीच में। लेकिन यही चीज को अगर हमने क्या करा कि दो एम्पलीफायर से A1 गेन का और दूसरा A2 गेन का एम्पलीफायर है, इसको इंटरकनेक्ट कर दिया, तो क्यों उसमें देखा आपने, अभी हम लोगों ने मल्टीसिम में देखा था कि उसमें क्या हो रहा था, शिफ्ट नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था देखते हैं। देखो इसमें क्या हो रहा था, सपोज करा कि हमने यहाँ पे ऐसे इनपुट सिग्नल दिया ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पे आउटपुट कैसे मिलेगा आपको, आउटपुट ऐसे मिलेगा। क्यों मिलेगा, 180 डिग्री फेज शिफ्ट। क्यों है 180 डिग्री फेज शिफ्ट, क्योंकि ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में जो गेन होता है वो हमारा 180 डिग्री फेज शिफ्ट में ही आता है, ठीक है। ध्यान रखना, जो इनपुट और आउटपुट का जो वोल्टेज या करंट होगा वो हमेशा 180 डिग्री फेज शिफ्ट में रहता है। क्यों होता है, आप सिंपली आपको याद होगा AI जो इक्वेशन था ना, AI आया था, वो सिंपली आया था -HFE और अपॉन समथिंग आया था इसमें कुछ करके, ठीक है। तो मतलब ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, AI का मतलब क्या है, सिंपली I नॉट अपॉन I इनपुट, ठीक है ना, यही है ना। मतलब इनपुट और आउटपुट करंट में भी आपका जो गेन था वो बेसिकली क्या था, 180 डिग्री फेज शिफ्ट में था। सॉरी, जो इनपुट और आउटपुट का जो रिलेशन था वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट में था, ओके। अब देखो, अब हमारा A1 जो गेन हमने लिखा है यहाँ पे, जो हमने हमने जो A1 गेन लिखा है यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे इनपुट दिया, हमारा क्या है, हमारा इनपुट सिग्नल है, ओके। अब आपने इनपुट ऐसा दिया तो यहाँ का आउटपुट क्या मिलेगा, ऐसे मिलेगा। अब यही आउटपुट कहाँ फीड हो रहा है, इसके इनपुट में फीड हो रहा है, A2 के। तो जब इनपुट में फीड हो रहा है तो फिर से यहाँ पे कितना फेज शिफ्ट है, 180 डिग्री। अब A2 फिर से क्या शिफ्ट करेगा, 180 डिग्री फेज शिफ्ट करेगा। तो 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 डिग्री। 360 डिग्री मतलब 0 डिग्री। आप जहाँ से शुरू किए थे वहीं आ गए। यानी क्या होगा, जो यहाँ पे गेन आपको मिलेगा ओवरऑल क्या होगा, सेम फेज में होगा। मतलब जब पॉजिटिव हो रहा होगा पॉजिटिव, बस उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो रहा होगा, ठीक है ना, ऐसे करके होगा, ठीक है। ये ध्यान रखो। देखो यहाँ पे जब पॉजिटिव है तब A भी पॉजिटिव है, और ये जब नेगेटिव है तो A भी नेगेटिव है, ओके। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, कि जब आप इवन नंबर ऑफ, इसका मतलब इस कहानी से क्या समझ में आया कि अगर आपके ऑड नंबर ऑफ स्टेजेज होंगे, ध्यान दो, ऑड नंबर का मतलब क्या हुआ, लिखो वेट, मतलब अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ स्टेजेस, ठीक है ना, ऑड का मतलब 1 स्टेज हो, 3 स्टेज हो, 5 स्टेज हो, ऐसे करके, ठीक है, 7 हो, 9 हो, ऐसे करके, तब उस केस में क्या होगा, जो 180 डिग्री फेज शिफ्ट होगा, 180 डिग्री फेज डिफरेंस किसके किसके बीच में, बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। और अगर हमारा, ये तो हमारा हो गया ऑड के लिए, ठीक है। और फॉर इवन नंबर ऑफ इनपुट्स क्या होंगे, फॉर, यहां लिख देते हैं हम, फॉर इवन नंबर ऑफ स्टेजेस रादर देन इनपुट, इवन नंबर ऑफ स्टेजेस क्या होगा, इवन नंबर ऑफ स्टेजेस का मतलब क्या हो, 2 हो स्टेज हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ऐसे स्टेजेस के लिए देयर इज नो फेज difference between इनपुट एंड आउटपुट। इंपॉर्टेंट है ये बहुत, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। तो अभी के डिस्कशन से क्या क्या चीजें क्लियर हुई, इसको हम बॉक्स में करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ना, इसको आपको ध्यान में रखना है हमेशा। ये डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है, कोई आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे मान लो JEE का या फिर उसका इसरो वगैरह में, तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मान लो 8 स्टेज दे दी गई, 8 स्टेजेस, और उसने पूछा कि इनपुट और आउटपुट में फेज डिफरेंस कितना होगा, तो ऑब्वियसली 8 स्टेज का मतलब क्या है, इवन नंबर है तो कितना होगा, 0 होगा। 6 दे दिया तब भी 0 होगा, 2 भी। ये क्यों हो रहा है बेसिकली, क्योंकि देखो अगर इवन नंबर ऑफ टाइम 1 स्टेज कितना ऑफर कर रहा है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट ऑफर कर रहा है, तो 2 स्टेज कितना करेगा, 360 करेगा। 3 स्टेज कितना करेगा, उसमें फिर से 180 ऐड कर दो, ठीक है ना, तो फिर से 180 हो जाएगा। तो ध्यान रखो कि जब भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, इन दैट केस आपका देयर विल नॉट बी एनी फेज डिफरेंस, एंड व्हेनेवर देयर इज एन ऑड नंबर ऑफ स्टेजेस, ओके, if there are odd number of stages, then definitely there is going to be 180 degree phase shift between input and output. You have to just remember this out, okay? आपको लॉजिक रीजनिंग पता चल गई क्यों ऐसा हो रहा है, ओके? तो ये हमारा पूरा सिस्टम है,
ठीक है, तो हमको क्या क्या समझ में आया अभी के लिए कि मल्टी स्टेज एम्पलीफायर क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा जो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर होता है सफिशिएंट नहीं होता है किसके लिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए, इसलिए हम इंक्रीज करते हैं। ओके, हमने देखा भी अभी सिमुलेट करके कैसे आपका एम्पलीफायर कैसे काम करता है। एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था एम्पलीफायर का, वो क्या था हमारा कि जो एम्पलीफायर है वो लीनियर होना चाहिए। ओके, अब एक थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है वो देख लेते हैं, फिर हम इसको क्लोज करेंगे लेक्चर को। तो एक टॉपिक है हमारा, वो है हमारा जो हमने डिफाइन करा था ना, टॉपिक है, इसको हम करते हैं डेसिबल। ओके, डेसिबल सिस्टम। अभी क्या है देखो, जैसे हमने क्या करा, जो गेन था ना, गेन जो था, सपोज करो गेन हमने क्या, कौन कौन से टाइप के गेन हो सकते हैं, वोल्टेज गेन हो सकता है, वोल्टेज गेन। ठीक है, ये क्या होता है, सिंपली आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, अपॉन इनपुट वोल्टेज। ओके, ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे ही हम लिख सकते हैं करंट गेन, करंट गेन। करंट गेन क्या होता है, आउटपुट करंट, वेट देख लेना, राइटिंग थोड़ी सी वैसी हो रही, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, इनपुट करंट। ओके, ऐसे ही हमारा थर्ड पावर गेन भी डिफाइन कर सकते हैं, पावर गेन। तो क्या होगा, सिंपली आउटपुट पावर अपॉन, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ओके, ये तीन तरीके के नॉर्मली हम गेन डिफाइन करते हैं। कौन कौन से गेन, वोल्टेज गेन, करंट गेन, पावर गेन। ओके, तो अब देखो एक सिस्टम हमारा, उसको बोलते हैं डेसिबल सिस्टम। अब देखो इसका मतलब क्या है, एक काफ़ी पॉपुलर जो है एक साइंटिस्ट थे, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, आई थिंक आप लोग सब लोग जानते होंगे, ठीक है ना, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। आई थिंक यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट। ओके, आप जानते होंगे इसको, बेल लैबोरेटरीज सुना होगा आपने, वहीं पे टेलीफोन फर्स्ट टाइम बना था, उन्होंने ही बनाया था। ठीक है, तो अब जो डेसिबल सिस्टम है वो वहीं से, जो बेल इसमें लिखा हुआ है ना, BEL, वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल वाला ही बेल है। ओके, तो बेसिकली हम क्या करते हैं ना, कभी भी कोई भी जो गेन है ना, इसे अब इसको हम आगे डिफाइन करें। अब जो बेल यूनिट है ना, ये बेल, ठीक है ना, ये कहाँ से है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल से आया है। ठीक है, अब कोई भी अगर पावर गेन होता है, सपोज करो पावर गेन को हम लिख रहे हैं इंडिकेट करने के लिए AP, मान लो ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, AP इक्वल टू होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, यही लिखा था ना हमने, इनपुट पावर। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं P आउट अपॉन P इनपुट, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखो, अब जो बेल जो कॉन्सेप्ट है उसको क्या करता है कि इसी का ना ये लॉग ले लेता है। लॉग का मतलब अगर हम इसको डिफाइन करें, AP इन बेल यूनिट है बस ये, ठीक है ना। जो पावर गेन है बेल में, वो कैसे डिफाइन होता है, डिफाइन होता है ऐसे लॉग, ठीक है ना, बेस 10 हमेशा रहेगा P आउट अपॉन P इन। ठीक है, ध्यान ही रखना है कि हमेशा पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन होता है, तो P आउट और P इन को आप पॉजिटिव बनाओगे, अगर नहीं है तो सिंपली क्या करोगे, मॉड ले लोगे। ठीक है, ये ध्यान हमेशा रखना है। ओके, तो AP इन बेल हो गया। अब नॉर्मली क्या करते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम क्या करते हैं ना कि बहुत ज़्यादा पावर रिक्वायरमेंट तो होती नहीं है, तो वो क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी, इसलिए हम क्या करते हैं ना 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और 10 से मल्टीप्लाई जब करते हैं ना, तो उसमें ऐड हो जाता है डेसी टर्म, मतलब ये हो जाएगा, अगर हमको लिखना हो AP मतलब पावर गेन इन, इसमें ऐसे लिखना हो डेसीबेल, वो कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स लॉग बेस 10 P आउट अपॉन P इन। ओके, इसी डेसीबेल को हम लिखते हैं dB, शॉर्ट में क्या लिखते हैं, dB लिखा जाता है। ओके, और ये पावर गेन हमारा है P आउट अपॉन P इन। ठीक है, तो जैसे हम पावर गेन पहले कैसे इंडिकेट कर रहे थे, सिंपली P आउट अपॉन P इन, लेकिन अगर हम डेसीबेल में अगर पावर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग टर्म आ जाएगा। ठीक है, अभी लॉग क्यों होता है किसी चीज़ का, लॉग एक ऐसा टर्म है ना जो
कॉम्प्रेस कर देता है चीज़ों को। सपोज करो मैं कहूँ आपको लिखना है ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7, ये 10 to the power 7 है ना, ठीक है, ये 10 to the power 7 है। अब इसी क्वांटिटी को आप लॉग में लिखोगे तो क्या लिखोगे, सिंपली ये क्या हो जाएगा, ऐसे मान लो log 10 बेस 10 to the power 7, तो ये कितना होगा, सिंपली 7 आ जाएगा। समझ रहे हो, यानी रादर देन आप इतना बड़ा सा लिखो, आप क्या लिख सकते हो उसके यहाँ पे 7 लिख सकते हो सिंपली लॉग में। ओके, तो यही काम करता है लॉग। लॉग क्या करता है, जब कोई अगर लार्जर क्वांटिटी है उसको कंप्रेस कर देता है। तो इसी के लिए, ईज के लिए ना, कि आसानी रहे, उसी के लिए हमने एक प्रोविजन कर रखा है कि हम किसी भी गेन को किस में इंडिकेट करते हैं, बेल में इंडिकेट करते हैं, डेसिबल में। ओके, डीबी में, इसको क्या बोलते हैं, गेन इन डीबी। ओके, तो जो हमेशा, जैसे मान लो आपसे बोला जाए 10 डीबी गेन है, तो नॉर्मली वो गेन क्या हो सकता है, पावर गेन हो सकता है। तो अभी हम देखो पावर गेन को लिखे हैं। पावर गेन जो डीबी में होता है वो क्या होता है, 10 log पी आउट अपॉन पी इन। ओके, अब एक चीज आपको पता होगा, क्या पता होगा, जैसे मान लो आपको पता है ना, पी जो है ना, वेट, जो पावर है वो क्या होता है, सिंपली होता है वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन आर होता है, पता होगा आपको शायद, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, करंट का स्क्वायर टाइम्स आर, लिखते हैं ना, दोनों चीजें। ओके, अगर हम, तो देखो अब क्या करते हैं हम, अब हम इसको तोड़ते हैं, किसको तोड़ते हैं, पी आउट को, ठीक है। तो अगर हम पी आउट लिखें यहाँ पे, तो पी आउट इक्वल टू क्या लिखते हैं, सिंपली पी आउट इक्वल टू लिख सकते हैं वी आउट का स्क्वायर अपॉन आर आउट लिख सकते हैं ना। ऐसे ही पी इन क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी इन इक्वल लिख सकते हैं वी इन का स्क्वायर अपॉन आर इन लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब हम क्या करें, सपोज करो किसी चीज को हमको लिखना है, तो देखो हम डिफाइन करते हैं, हमने जो डिफाइन किया है, डीबी जो डिफाइन किया था पावर गेन का, वो क्या डिफाइन किया था, 10 log पी आउट अपॉन पी इन डिफाइन किया था, ये किया था ना। अब हम क्या करें, सिंपली ये जो गेन, अगर मैं ऐसे लिख दूं, गेन इन डीबी, ओके, यही था हमारा गेन इन डीबी। तो 10 log पी आउट अपॉन पी इन, यही डिफाइन किया था हमने। अब इस चीज को अगर हम लिख दें, क्या लिख दें, 10 log पी आउट की वैल्यू देखो कहां से, पी आउट जो हमने अभी कैलकुलेट करा, ये हमारा है पी आउट, वी आउट स्क्वायर अपॉन आर आउट। ओके, तो इसको हम लिख देते हैं वी आउट का स्क्वायर अपॉन आर आउट और डिवाइडेड बाई वी इन, सॉरी पी इन। तो पी इन के जगह पे क्या लिखते हैं हम लोग, वी इन का स्क्वायर अपॉन आर इन, ये लिख सकते हैं ना, ठीक है। हम सिंपली क्या करें, पुट कर दें पी आउट और पी इन की वैल्यू। ओके, इसको हम फर्दर क्या लिखते हैं, 10 log, अब देखो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे वी आउट स्क्वायर अपॉन वी इन स्क्वायर, एज्यूमिंग कि जो तुम्हारा आर आउट इक्वल्स टू आर इन है। जब आर आउट इक्वल्स टू आर इन होगा तो क्या होगा, सिंपली दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा, वी आउट स्क्वायर अपॉन वी इन स्क्वायर, यही बचेगा। समझ रहे हो ना मैं क्या किया हूं, सिंपली यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ, ये एज्यूम कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ। ओके, अब मैंने एज्यूम करा कि आर आउट इक्वल्स टू आर इन, देन इन दैट केस क्या हो रहा है कि वी आउट स्क्वायर अपॉन वी इन स्क्वायर हो रहा है। ओके, अब देखो, अब इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, गेन इन डी बी इक्वल्स टू 10 log, ये देखो वी आउट अपॉन वी इन का स्क्वायर। ओके, आप ध्यान रखना कि ये जो हमेशा यहाँ पे जो बेस है ना इसका, ये 10 बेस है। ओके, यहाँ पे ध्यान रखना, आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि log जो हम लिखते हैं ना वहाँ पे 10 ही बेस होता है नॉर्मली, तो आपका ये 10 बेस है यहाँ पे, आप ध्यान रखना। ओके, अब देखो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, ये स्क्वायर है, लॉग की प्रॉपर्टी आपको पता है कि इस साइड जाएगा, ये वाला स्क्वायर यहाँ चला जाएगा, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बचेगा 20 log वी आउट अपॉन वी इन। ओके, मतलब जो गेन इन डीबी क्या आ जाएगा, अगर आपको वोल्टेज गेन वाला निकालना हो तो क्या आ जाएगा, सिंपली 20 log वी आउट अपॉन वी इन, ये हमारा दूसरा इक्वेशन, राइट। तो हमने यहाँ पे देखो पावर के टर्म्स में निकाला गेन, ये हमारा किस में है, ये पावर के टर्म्स में गेन है, ठीक है ना, पावर के टर्म्स में ये हमारा फर्स्ट, और
जो यहाँ पे हमारा सेकेंड है वोल्टेज के टर्म्स। ओके, सिमिलरली ऐसे हम लिख सकते हैं, सिमिलरली फिर से अगर हम ऐसे गेन को डिफाइन करें, ऐसे हमने गेन को डिफाइन करा, गेन इन dB, तो क्या डिफाइन किया था, 10 log P out अपॉन P in, ये डिफाइन किया था ना। इसको हम फिर से क्या लिखते हैं, 10 log I out स्क्वायर टाइम्स R out, मैंने बताया ना I स्क्वायर R होता है पावर, ऐसे ही P इनपुट पावर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर इनपुट R इनपुट। ओके, यहाँ पे भी एज्यूम R out इक्वल्स टू R in, हमने एज्यूम करा, तो क्या आ जाएगा, गेन इन dB इक्वल्स क्या आ जाएगा, सिंपली 10 log I out अपॉन I in का स्क्वायर, ये फर्दर उधर जाएगा, क्या आ जाएगा, 20 log बेस 10 हमेशा याद रखना है आपको, I out अपॉन I in। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया थर्ड इक्वेशन। तो ये हमारा अगर करंट दिया रहेगा, करंट गेन आपको है, तो उससे आप गेन इन dB निकाल सकते हैं, हमारा बन गया थर्ड इक्वेशन। ओके, समझ में आई बात, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मान लो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो लेट आपको दिया हो आई आउट अपॉन आई इन इक्वल्स टू दिया हो, ये आई इन का मतलब इनपुट करंट है, आई आउट का मतलब आउटपुट करंट, ऐसे दिया हो आपका, सपोज करा दिया है 100, तो फाइंड गेन इन dB, ठीक है ना, करंट गेन इन dB। ओके, तो इस सोल्यूशन कैसे निकालोगे आप, इसका सोल्यूशन निकालोगे, सोल्यूशन क्या होगा, आपका क्या दिया है कि आई आउट अपॉन आई इन इक्वल्स टू दिया है, कितना दिया था, 100 दिया था ना, गिवन। ओके, ये हमारा दिया हुआ है। तो अगर हमको गेन निकालना है, मतलब ए आई इन किस में, dB में, तो क्या होता है फॉर्मूला, 20 log बेस 10 आई आउट अपॉन आई इनपुट। ओके, तो ये हो जाएगा 20 log बेस 10 100, आई आउट अपॉन आई इन दिया हुआ है 100, ये हमारा 100 हो गया। इसको हम क्या लिखते हैं, 20 log 10, 100 को क्या लिखते हैं, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये 2 है, यहाँ आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा 40, यहाँ पे ध्यान रखो क्या लिखना पड़ेगा, dB। ओके, तो जो ए आई है ना, वो कितना आ जाएगा, सिंपली 40 dB। ओके, ये हमारा आंसर आ गया, समझ में आया। ओके, तो ये हमारा पावर गेन हो गया। ओके, सॉरी करंट गेन हो गया इस पर्टिकुलर सिस्टम का। ओके, तो यहाँ तक इस लेक्चर में, यहीं तक, अगले लेक्चर में हम लोग फिर से मिलेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव एन ऑसम डे।